गुड मॉर्निंग। काइनेमेटिक्स 1 है ना लेक्चर। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में सबसे पहले अपना आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ए एवरेज, या कहीं पे ए लिख दिया है ऐसा, या सिंपली ए भी लिखा, कभी कभी ए भी लिखते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t2 माइनस t1, या डेल्टा टी रखो ना उसको, डेल्टा ये हो जाएगा एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए बार लिखो, ऐसा लिखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको ए से लिखो। तो ए क्या होता था? इंस्टेंटेनियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time is known as instantaneous acceleration, is known as instantaneous acceleration। इसे क्या बोलते हैं? instantaneous acceleration। तो ए की वैल्यू क्या होगी? dv by dt। dv by dt क्या हो जाता है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt ग्राफ बताया है ना। जैसे अगर v और t ग्राफ है और आपको स्लोप फाइंड करना है, कैसा ऐसा ग्राफ बन गया, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? dv by dt, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अच्छा, a की वैल्यू को आप ये भी लिख सकते हैं dv by dt, या a को आपको बताया है पहले भी, dv by dx into dx by dt। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी v, ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा dv by dx, ऐसा भी आप लिख सकते। थर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब किस में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। क्या रहेगा? सेम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।
Done. Sir, can you move it up a bit? क्या बोला कुछ, थोड़ा आराम से बोला करो, और पता ही नहीं चल रहा क्या बोल। Sir, I can't properly see the page. Because I am sharing my screen. I am sharing my screen, so please click on shared screen. After that, you will get a clear picture of it. Okay, sir. Is it clear now? No, sir. बाकी सबको क्लियर दिख रहा है क्या, या सबको ब्लर दिख रहा है? सर थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है सर। तुमको क्लियर है, इन सब का क्लियर है? क्लियर दिखना चाहिए यार, मैं क्या बोलूँ। अगर स्क्रीन शेयर, आपने शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक किया है तो क्लियर दिखना चाहिए। नॉर्मल पे रहोगे तो फिर वो ब्लर दिखेगा। स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो क्लियर तो दिखना ही चाहिए। नहीं तो फिर से एक बार तुम क्या करो, लीव करके फिर से ज्वाइन करो। Okay, sir. एक बार लीव, हाँ लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, फिर शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। ओके सर। शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, अभी क्लियर है या नहीं, होना चाहिए। बेटर है, नोट कर लो थोड़ा फास्ट। डन।
देखिए पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, ए v इज पैरेलल टू ए या a इज पैरेलल टू v, आप कुछ भी बोल दीजिए। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अलोंग सेम डायरेक्शन। इसका जो मोशन होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन की मीनिंग क्या होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हो गया है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। क्लियर? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। तो ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है बट इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, v इज एंटी पैरेलल टू ए, तो मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन या डी एक्सेलरेटेड, डेसेलरेटेड मोशन। मोशन, डेसेलरेटेड मोशन। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिक्रीजेस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेड मोशन स्पीड क्या होगा, डिक्रीज। तो इस केस में जो ए होता है, इस केस में ए को आप क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन। रिटार्डेशन, RETARD है ना, और डेसेलरेशन, आप इसको ये बोलेंगे। इस केस में एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इस केस में ये ए होगा, एक्सेलरेशन होगा, ए को क्या बोलेंगे आप, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में ए को, v और a सेम डायरेक्शन में तो उस केस में ए को एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ये स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज। थोड़ा सा कुछ मैथ्स वाला पार्ट देख लेते हैं, एक चीज आएगी आगे कहीं पे आएगा, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक, फिजिक्स नहीं है ये, मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट। अरिथमेटिक मीन, AM। एक आएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, GM। और एक आएगा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, अच्छा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक। तो ये फाइंड कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज गिवन है, ऑब्जर्वेशन ऐसा है, x1, x2, x3, x4, x5, कुछ भी हो सकता है। मान लो 3 ऑब्जर्वेशंस, x1, x2 एंड x3 आर गिवन। 3 ऑब्जर्वेशंस, x1, x2 एंड x3 आर गिवन, ये गिवन है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3, 3 है तो 1/3, 2 होता तो x1 इंटू x2 रेज टू 1/2, 4 होता x1 x2 x3 x4 तो 1/4। अच्छा, हार्मोनिक मीन तो 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3/1/x1, 1/x2, 1/x3, ऐसा होता। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ज्योमेट्रिक मीन x1 x2 x3। अगर यही में ऐसा होता, एग्जांपल के लिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ 2 होता तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है इसका, x1 प्लस x2/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता, x1 इंटू x2 रेज टू 1/2। हार्मोनिक मीन क्या होता, 2/1/x1 प्लस 1/x2। ये फिजिक्स नहीं है, यहां से यहां तक मैथ्स, प्योर मैथ्स।
बट कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो आपको समझ लेना वो क्या रहा होगा, अरिथमेटिक मीन। कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आ गया वो ज्योमेट्रिक मीन, कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आ गया वो हार्मोनिक मीन, इसलिए बताया। कॉपी कर लीजिए। 2 into 1 plus 2 into 2, क्या 2 into 1? आगे ओके, हाँ हाँ आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, आगे तो सॉल्व कर सकते हैं, समझ में, ठीक है। आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 2x1 x2 by x1 plus x2, ऐसा हो जाएगा 2x1 x2 by x1 plus x2, ऐसा हो जाएगा। वही है जो तुम बोल रहे हो। सर लेकिन ज्योमेट्री को हार्मोनिक मीन का मीनिंग क्या, मतलब क्या होगा, लाइक? ये सब भी एवरेज ही वैल्यू होता है, ये होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब जो नॉर्मल एवरेज होता है वो ऐसा होता है। अगर मान लो इसका एक ज्योमेट्रिक मीन मतलब कैसे, ऐसा समझो, एक आता है जीपी, इसलिए ये सब चीज नहीं बताता ना, निकल जाता सही रहता, ये सब टेंशन हो जाता है फिर, क्योंकि मैथ्स अब क्या मैं डिटेल में जाऊं। एक होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब पहले समझना पड़ेगा, जैसे 1 2 3, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस Yes, सेम sir. होगा, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीरीज को बोलेंगे एपी, उस सीरीज को क्या बोलेंगे, एपी, ठीक है। Yes. तो वो जो, हाँ तो जो 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 सीरीज आ रही है, आपकी जो सीरीज आ रही है एपी, है ना, एक एक आएगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो 1, जैसे 2 लिख दिया, 4 8 16, इसका कॉमन रेशियो सेम होता है, उसका क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। और एक सीरीज आती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो भी गिवन होगा, जैसे ए बी सी कुछ भी गिवन होगा, तो इसका जब आप इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसका डिफरेंस सेम, उसका डिफरेंस, और डिटेल में जाना पड़ेगा, इतना समझ लो, इतना समझ लो, ये ऑब्जर्वेशन है। अगर कहीं पे ऐसा आ गया, उसको तुम बोल सकते हो ना कि वो एपी में होगा, एएम में होगा, अरिथमेटिक मीन होगा उसका। इतना समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। यस सर, सर फॉर्मूला तो समझ आ गए। फॉर्मूला नहीं, इतना हमको फॉर्मूला नहीं जानते, ये समझ में आया कि ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पे दिखेगा तो आप बोल सकते हैं x1 x2 एंड x3 आर इन, ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ x1 x2 एंड x3। यस सर। यह कहीं पे ऐसा दिख जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 एंड x3। यस सर। कहीं पे ऐसा दिख जाएगा, आप बोल सकते हैं ना ये क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ x1 x2 एंड x3। यस सर। सिर्फ इतना जानना है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ यूज होगा, कुछ नहीं जानना है यहाँ। मैं चाहता तो ये नहीं भी बताता, और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करूंगा, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, आंसर वही रह जाता, आंसर वही रह जाता, तो आगे डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती कि हाँ ये अरिथमेटिक मीन है इसका। लेकिन पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये किस में है, आंसर जो आएगा वो किस में है, हार्मोनिक मीन में है या ज्योमेट्रिक मीन में है या अरिथमेटिक मीन में है। इसलिए थोड़ा सा ये बताया गया है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन है तो समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये नहीं होता है, ये मैथ्स में पढ़ोगे तुम, सेक्वेंशियल सीरीज एक चैप्टर आएगा, वहां पे तुम इसको या तो सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन लिया और इतना बता दिया, वहां तो डिटेल में तुम पढ़ोगे क्या होता है एपी, क्या होता है जीपी, क्या होता है एचपी, उससे फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिटेल में पढ़ोगे। ओके। कॉपी, हाँ कॉपी कर लीजिए।
डन। No, sir. डन। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम थोड़ी। एक दो क्वेश्चन करते हैं। इफ पार्टिकल covers half of the total distance, जितना भी डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड v1 remaining half with constant speed v2 with constant speed v2, then find the average speed of particle. Then find the average speed of particle. Then find the average speed of particle. सॉल्व करो ना, एवरेज स्पीड होता है क्या ये तो बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है? क्या बताया एवरेज स्पीड का फॉर्म? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बार सॉल्व तो करो, ऐसा थोड़ी v1 v2 दिया हुआ है, ऐसे v1 v2 का एवरेज बताना है। एवरेज स्पीड होता है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है फिर बताइए आंसर। मोशन किसके अलॉन्ग है? 1D। मोशन कैसा है? 1D। v1 प्लस v2/2 आ रहा है। देखो यार, पार्टिकल 1D मतलब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ये v1 से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने से आया? v1 से। यहाँ से यहाँ तक कितने से गया? v2 से। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है, टोटल डिस्टेंस का हाफ है। तो ये अगर मान लेता हूँ डिस्टेंस s है,
तो ये डिस्टेंस भी कितना रहा होगा, s। टोटल डिस्टेंस 2s मान लिया, तो हाफ डिस्टेंस मतलब s कितने से कवर कर रहा है, v1 से, और ये वाला कितने से कवर कर रहा है, v2 से। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t1 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या मान लेता हूँ, t1। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होता है ना स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कभी जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 मान लिया, कितना हो जाएगा, s बाई वी वन। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t2 मान लो, कितना हो जाएगा, s बाई वी टू। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यार, क्वेश्चन में सिर्फ v1 और v2 गिवन है, s जो है ये भी गिवन नहीं है, s को एलिमिनेट करना है। टोटल टाइम कितना आ गया, t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो s बाई वी वन इंटू एस बाई वी टू, एस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2s। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2s। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यार, एवरेज स्पीड वी एवरेज, या ऐसा लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2s। टोटल टाइम कितना है, s बाय 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। कैंसिल आउट, क्या हो गया आंसर, 2 बाय 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। ये कुछ है, ऐसा ही आंसर आ जाता, आंसर इतना ही रह जाता है। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा 2v1v2 बाई वी वन प्लस वी टू। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये इतना आ जाएगा 2v1v2 बाई वी वन प्लस, इतना ही लिख देते। बट अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है हार्मोनिक मीन का, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2, बोल सकते हैं ना। ये क्या बन गया, हार्मोनिक मीन। शाही बात समझ में, इसलिए वहां पे बताया, नहीं तो आंसर तो यही रहेगा, आंसर में थोड़ी चेंज होगा। बट आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हार्मोनिक मीन है किसका, v1 एंड v2। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू जाएगी 2 बाय 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2v1v2 बाई वी वन प्लस क्लियर है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है, फिर टोटल टाइम देखिए कितना है। क्वेश्चन में गिवन v1 एंड v2 है, तो आंसर भी v1 एंड v2 के टर्म्स में ही होना चाहिए। ये s या टाइम अलग से नहीं आएगा, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यस, इसका मतलब जहां पे डिस्टेंस सेम होगा, जहां पे डिस्टेंस सेम होगा, एवरेज स्पीड कैसी आएगी, एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस s है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस s है, तो डिस्टेंस 2s हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस।
Done? Done? Next question. If a particle, if a particle covers some distance in half of the total time, half of the total time with constant speed, with constant speed v1 and remaining distance with constant speed v2, then find the average speed of the particle. Then find the average speed of the particle. Then find the average speed of the particle. If a particle covers some distance in half of the total time with constant speed v1 and remaining distance with constant speed v2, then find the average speed of the particle. सही आंसर. v1 से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक v2 से जा रहा है.
इसको मैं S1 मान लेता हूँ, डिस्टेंस तो सेम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस को S1 और S2 मान लेता हूँ, ठीक है। टाइम सेम है, यहाँ का T1 की वैल्यू T है और इसकी T2 की वैल्यू भी T है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है, तो मैं इसको भी T मान लेता हूँ, इसको भी T मान लेता हूँ। क्वेश्चन में देखिए, पार्टिकल कवर सम डिस्टेंस इन हाफ ऑफ द टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम होगा उसका हाफ, तो टोटल टाइम 2T है, तो टाइम T, अगर टोटल टाइम तुमने T अज्यूम किया तो ये T/2, ये T/2, ठीक है। तो टोटल टाइम यहाँ से 2T हो गया, टोटल टाइम हो जाएगा T1 + T2, ये हो गया T + T। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S1 + S2, S1 + S2, S1 की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, V1 × T + V2 × T, T कॉमन ले, V1 + V2 × T हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड V एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो V एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या है, यही है ना, V1 + V2/2 × T, टोटल टाइम कितना है 2T, T से T गया, आंसर क्या आ गया V एवरेज, V1 + V2/2, ये क्या है, आप बोल सकते हैं ना AM ऑफ V1 एंड V2, AM ऑफ V1 एंड V2, मतलब अगर टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी, टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी होगी अरिथमेटिक मीन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अरिथमेटिक मीन। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी अरिथमेटिक मीन, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज वेलोसिटी होगी हार्मोनिक मीन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हार्मोनिक मीन, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये सब कैसा मोशन है, 1D मोशन, 1D लिख लेना साइड में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलाउ, एक स्ट्रेट लाइन के अलाउ, वैसे भी स्पीड दे दिया है, टेंशन नहीं है, वेलोसिटी तो नहीं है जो कि डायरेक्शन चेंज होगा, तो इफेक्ट पड़ जाएगा ना स्पीड। कॉपी किया इसको, यहाँ से देखिए,
ये पार्टिकल यहाँ से V1 से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से V2 से जा रहा है, ऐसा बहुत सारा इंटरवल बना लीजिए आप, ये V3 से जा रहा है। और V1 क्या है? कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, और ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। आगे भी और भी हो सकता है। फॉर सेम डिस्टेंसेस, फॉर सेम डिस्टेंसेस V एवरेज, मतलब इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो V एवरेज क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन ऑफ V1 V2 एंड V3। और आगे रहेगा तो एंड सो ऑन लिख देंगे। फॉर सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल्स, V एवरेज जो होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ V1 V2 एंड V3। आगे जो भी रहेगा V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन। सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड होगी हार्मोनिक मीन, और सेम टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड होगी अरिथमेटिक मीन, होगी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर करना। अ कार travels a distance A to B at a speed, at a constant speed, at a constant speed of 40 kilometer per hour, and returns to A at a speed of 30 kilometer per hour. What is the average speed and average velocity for the whole journey? Whole journey. A car travels a distance A to B at a constant speed of 40 km per hour and returns A to a speed of 30 km per hour. What is the average speed and average velocity for the whole journey? First question का आंसर सही है। फर्स्ट का आंसर ये, फर्स्ट करेक्ट। सेकंड का आंसर बताओ, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? करेक्ट, सही है। सही है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या सेम है? डिस्टेंस सेम। यहाँ से A से गया है B पे V1 से, और यहाँ से आया V2 से, तो यहाँ से ये इस डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ से वापस आएगा तो भी इस डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2v1 v2 by v1 plus v2। तो 2 into 40 into 30 by 40 plus 30, तो 2 into
1200/70, तो 240/7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जहां से गया वहीं पे आ गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम तो कुछ लगा होगा, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0 अपॉन समथिंग इज 0। क्या आ जाएगा? 0। कॉपी कर लीजिए। ए टू बी जा रहा है, फिर बी टू ए आ रहा है, दोनों केस में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों केस में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2v1v2/v1+v2। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0। एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0। एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। डन। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखिए ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। जैसे एक रॉड ले लिया, ये रॉड में ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट बी है, इसके बीच का सेपरेशन जो है मान लेता हूँ x0। ये रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो जब ये रॉड t=0 पे यहाँ पे है, t=t पे यहाँ पे आएगा, तो क्या इसके और इसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा? पहले यहाँ पे था रॉड, यहाँ पे आ गया, तो अभी भी इस दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम रहेगा ना यार। इसका मतलब क्या हुआ? बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही ए का डिस्प्लेसमेंट होगा। बी अगर, मैं यहां से अलग से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बी अगर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ऐसे। दोनों पॉइंट का, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन उसी को बोलते हैं जिसमें क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम इन गिवन टाइम इंटरवल, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ये बॉडी ऐसे जा रहा है, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम, ये बॉडी है ऐसे गया, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम, ये बॉडी ऐसे गया, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, ऐसा मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा जा रहा है, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो इसके हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसलेशनल मोशन।
ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ each point of a body remains same in given time interval, well, then such type of motion is said to be translational motion. Such type of motion is said to be translational motion. ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन इसको दो पार्ट में डिवाइड, एक आएगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। 1D मोशन, 1D मतलब वन डायमेंशनल है ना मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या होगा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, है ना। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होगा? कर्वीलिनियर मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन में क्या होगा? कोई भी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होगा। एक पार्टिकल है, पॉइंट है, ले लीजिए, ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा जा रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन हो सकता है? कर्वीलिनियर। तो इसमें एक 2D मोशन आएगा, 2D मोशन, और एक 3D मोशन हो सकता है, 3D मोशन। तो कर्वीलिनियर में 2D मोशन आएगा, 3D मोशन आएगा। पहले अपन पढ़ेंगे 1D मोशन, फिर इसके बाद ये सब मोशन पढ़ेंगे। पहले 1D मोशन, इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे अपन? 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। कॉपी कर लीजिए। सर ट्रांसलेशन मोशन का ऑपोजिट क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन का ऑपोजिट? यस सर, जिसमें जैसे सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा तो उस केस में बॉडी सबसे पहले वो ऐसे नहीं डिफाइन होगी। सबसे पहले वो कभी डिफाइन होगा, ये बॉडी क्या है? रिजिड है। ये बॉडी सबसे पहले ये समझिए, बॉडी कैसी है? रिजिड है, इसीलिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है और हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर बॉडी रिजिड नहीं होगी, इलास्टिक होगी बॉडी, तो इसके बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा। इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी जब भी मोशन आएगा, मोशन जब पढ़ेंगे अपन, तो रिजिड बॉडी का मोशन पढ़ेंगे, इलास्टिक बॉडी के मोशन को एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उस मोशन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं, नॉमेनक्लेचर नहीं, उस मोशन का कोई पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर नहीं। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि उसके मोशन को एनालाइज करना बहुत ही टफ है। उसके मोशन को एनालाइज करना क्या है? टफ है। अगर उसके मोशन को सपोज एनालाइज भी कर रहे हैं तो अपन सिर्फ उसको ये बोल सकते हैं कि वो 1D मोशन या 2D मोशन हो सकता है, हाँ, बट वो डिफरेंट मोशन के कैटेगरी में आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन के कैटेगरी में नहीं है। बट उसका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं। आई बात समझ में? यस सर। सर लेकिन अगर मैं रबर बैंड को आगे खींचूंगा, लाइक आगे मैं उसको मूव करूंगा, तो फिर कैसे चेंज होगा दोनों में? यहां से देख लो, ये रबर बैंड है, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? इसको तुम फिक्स करो, इसको पुल करो, ओके। इसका लेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा? इलास्टिक नेचर का है। Yes. तो बताओ, अगर इसका ये यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो,
इस Okay. पॉइंट का और इस पॉइंट का क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अभी इसका लेंथ चेंज हो चुका है, लेंथ क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए क्या हो गया, डिफरेंट। सर हम पूरे रबर बैंड को मूव नहीं करेंगे एज अ होल बॉडी, लाइक अगर ऐसे मूव करेंगे तो इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं आएगी, इलास्टिसिटी का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ये रबर बैंड है, इसको मूव करा दिया तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशनल मोशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि ओके इसमें कोई एक्सटेंशन थोड़ी हो रहा है, ऐसे मूव कराने से कोई एक्सटेंशन होगा क्या, नो सर। नहीं होगा, तो फिर ये मोशन आ जाएगा, ट्रांसलेशनल हो जाएगा, वो ओके सर। क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बॉडी है, मान लीजिए ये ऐसे रिजिड बॉडी है, इसको यहां से फिक्स कर दिया और ऐसा रोटेट करा रहे, ऐसा रोटेट करा रहे, तो इसको ट्रांसलेशनल नहीं बोलते हैं, इसको अब हर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है सेम नहीं होगा, एंगल कवर्ड बाय ईच पार्टिकल वुड बी सेम। पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बता दो। सर तो ऐसे कर्वीलिनियर और रोटेशनल मोशन सेम नहीं होता ना? नहीं, ओके सर। रोटेशनल मोशन की जब भी बात करते हैं तो एक पार्टिकल की बात नहीं करते, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। बट कर्वीलिनियर मोशन जो है वो एक पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल है, ये इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका मोशन हो गया कर्वीलिनियर मोशन। एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। पॉइंट मास, ये पॉइंट मास, ये पॉइंट मास इसके अलोंग जा रहा है तो कर्वीलिनियर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है रेक्टिलिनियर। लेकिन जब भी रोटेशनल मोशन होता है वो सिंगल पार्टिकल का नहीं, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके कॉपी सर, करो। समझा। ये भी लिख लेना है, कैसा है, रिजिड है। डन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन।
1D मोशन। तो 1D मोशन में पहला आएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे v जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाए। तो इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कभी होगा 1D मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली बट 1D मोशन है, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एक्सेलरेट कर रहा है इस t इक्वल्स टू t पे मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी v हो गई है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, s। ये क्या है, एक्सेलरेशन, और a है क्या, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो। u क्या है, u को आप vi भी बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। ये v क्या है, इसको v फाइनल बोल देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू t, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू टाइम की वैल्यू t। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t। तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस एटी, पढ़ा हुआ है ये सब, ये तो पता है ना, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस एटी, या इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v इक्वल्स टू, ये तो पता है ना पहले से आपको, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं पढ़ा है ये, तो पढ़ते हैं ना अपन, नहीं पढ़ा है। अच्छा कॉपी करो इसको, बता कॉपी करो, आता है यार, कोई भी बोर्ड से होगा तो उसमें आएगा ये, हर बोर्ड में ये v इक्वल्स टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम, है ना, वही 8 9th में है ना, 8 9th में वही बोल रहा है ये। सिर्फ यहाँ पे एक चीज सीख लेंगे कि ये वेक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ऐसे। हाँ वहीं से आता है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन k, वहीं से आता है ये फॉर्मूला।
ये जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है ना चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन, यहाँ से ये आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस एट। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, बट फाइनल वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा। इनिशियल वेलोसिटी ये u कांस्टेंट है, बट v कांस्टेंट नहीं होगा। v किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। v किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। u कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, बट ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन। डन। देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। ए बताया गया आपको क्या होता है, dv बाई dt। ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। इस मतलब 1D मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कांस्टेंट है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ए dt dv कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। जब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी है, t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, t इक्वल्स टू t पे इसकी वेलोसिटी v है। तो क्या लिखेंगे, a ये हो जाएगा t, 0 टू t ये हो जाएगा v और u। क्या हो गया ये, a t माइनस 0 ये हो जाएगा v माइनस u। तो a t इक्वल्स टू क्या आ गया, v माइनस u। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन, ये क्या है, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए। ए को आप ये भी लिख सकते हैं, v dv बाई ds लिख सकते हैं, v dv बाई ds। a इक्वल्स टू v dv बाई ds। a कांस्टेंट है, ds इस साइड, v तो वेरिएबल है, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब s की वैल्यू 0 है तो इसकी वेलोसिटी u है। जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s हो जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ये था ना, इनिशियली s 0 रहेगा तो वहां पे इसकी स्पीड कितनी है, u। जब इसका डिस्प्लेसमेंट s है तो स्पीड v हो गई। तो a ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s 0 टू s v dv v स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा a इंटू s माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 को इस साइड लाइए, तो हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सेकंड ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। या इसको आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या होगा, v स्क्वायर है, a वेक्टर a डॉट a क्या होता है, वेक्टर a डॉट a, वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होता है वैल्यू, ये रिवाइज करो वेक्टर को फिर से। अब ये होमवर्क नहीं मिल रहा है तो वेक्टर को रिवाइज कीजिए। a cos 0, सेम डायरेक्शन में cos 0, cos 0 क्या होता है 1 a स्क्वायर। वेक्टर a डॉट a क्या होगा, a स्क्वायर, तो v स्क्वायर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर v डॉट v। u स्क्वायर है, वेक्टर u डॉट u प्लस 2 a डॉट s, a डॉट s। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा।
तो आप इसको ऐसे लिखते हैं v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2 वेक्टर a डॉट s, वेक्टर a डॉट s। कॉपी कर लीजिए, लास्ट वाला ये लर्न कर लेना, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड क्या आएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए पहले से। डन। थर्ड फॉर्मूला उसको भी डिराइव कर देते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड या पर्टिकुलर सेकंड, उसको भी डिराइव करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला को मैं अभी डिराइव, और एक और फॉर्मूला बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। कॉपी कर लिया इसको। सर बोलिए। सर आप सेकंड वाला को एक पार्टिकल के टर्म्स में प्लीज समझा सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है। किस पार्ट, क्या पार्टिकल के टर्म्स? जैसे लाइन ड्रॉ करके हम किस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे? लाइन ड्रॉ करके क्या, वही तो स्टार्टिंग में जो बताया है कि यहाँ पे अगर ये पार्टिकल है, ये u से जा रहा है, ये पार्टिकल v से जा रहा है, ये डिस्टेंस s है, और ये a से जा रहा है, तो इन सब के बीच का रिलेशन ऐसा आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस s है, एक्सेलरेशन a है, तो इसके बीच का रिलेशन कैसा आ रहा है, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2a into s। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू v dv by ds लिखा, इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। सर तो हम एक स्मॉल डेल्टा s लेंगे एंड देन वील इंटीग्रेट इट टू गेट विद dv, मतलब dv दूसरे साइड। हाँ, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ds का मतलब स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ds का मतलब ही वही हो गया कि स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, तो ये यहाँ से ds कंसीडर किया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v मान लिया कोई भी, तो उसको a को लिख सकते हैं v dv by ds, v dv by ds, फिर इंटीग्रेट कर दिया तो आ जाए।
ओके तुम्हारा ये सर। कौन सा लेक्चर है? तुमने कैलकुलस अटेंड किया क्या लेक्चर? यस सर। सर कैलकुलस में आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द एडवांस बैच टू द मेंस बैच, तो कैलकुलस किया मैंने। तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, दोनों बाकी फर्स्ट ऊपर वाले की है जो आपने यहाँ पे की। ये तो बताया था ना यार। हाँ यस, ये बताया था। तो यहीं से क्या किया, देखो क्या होता है, ये एक पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल, ये यू से जा रहा है और ये वी है। क्या होता है, आप ए लिख रहे हो, ए का मतलब ए कहाँ से आएगा? डीवी बाई डी टी आएगा। डीवी बाई डी टी यस आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप हुआ होगा। तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, अगर मान लो ये कर्व ऐसा हुआ होगा, ये सब बताया गया है कैलकुलस में, ये ऐसा है वी और टी, आपको स्लोप फाइंड करना है तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला जो एलिमेंट होता है ये वेरी स्मॉल होता है, तो उसका जब आप कंपोनेंट लेंगे इस साइड और इस साइड देखेंगे, तो इस साइड आपको डी टी आएगा, इस साइड आपको डीवी आएगा, तो ए की वैल्यू डीवी बाई डी टी हो जाएगी। स्लोप फाइंड करेंगे tan थीटा, तो यही आएगा डीवी बाई डी टी। तो ये सब कैलकुलस में ये सब पार्ट डिस्कस किया जा चुका है। यस सर, ये सब पता है मुझे। ऊपर वाला इंटीग्रेशन वाले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि इंटीग्रेट क्यों किया आपने। ये सब, अरे यहाँ पे देखो, ए इक्वल्स टू बी डीवी बाई डी एस, इतना समझ में आया? ये बताओ पहले। यस सर यस। तो अब देखो ए कांस्टेंट है, डीवी को एक साथ रख लो, डीएस को एक साथ रख लो, डीएस को इस साइड लाता हूँ, डीवी इस साइड। अब देखो जब ये यहाँ पे है तो एस की वैल्यू 0 है, जब ये यहाँ पे आएगा तो एस एस हो जाएगा। तो जब एस की वैल्यू 0 है उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड u है। व्हेन s इक्वल्स टू 0 स्पीड ऑफ पार्टिकल इज u, व्हेन s इक्वल्स टू s स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v लिख दिया। और v dv है तो v dv का इंटीग्रेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट कर दिया, तो यहाँ से ये आंसर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, एक और आएगा बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड में अपने को पता है कि v अगर लिखना होगा, v को क्या लिखते हैं? ds बाई डी टी। बट ये v जो है किसी भी इंस्टेंट पे v है, ये किसी भी इंस्टेंट का मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे, यहीं पे मान लो, यहीं पे अज्यूम कर लो, यहीं पे अज्यूम कर लो, कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो। तो v की वैल्यू क्या है? ds बाई डी टी। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल्स टू t है, यहाँ पे इसकी स्पीड u मान रहे हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड v है और ये वाला डिस्टेंस s है। तो यहाँ से देखो v क्या होगा? v dt। v कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है, v क्या है? वेरिएबल है, v टाइम का फंक्शन है। v को आप क्या लिखोगे? u प्लस at dt इक्वल्स टू ds। अब देखो ये t का फंक्शन बन गया, इंटीग्रेट कर दो तो u dt हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर कर दिया, t dt हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 पे जब t की वैल्यू 0 है, इनिशियल s की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, s क्या है? 0 है। जब t की वैल्यू t मान लो तो s की वैल्यू यहाँ पे s हो जाएगी, यहाँ पे s इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे s इक्वल्स टू s। तो ये कितना आ जाएगा? u t हो जाएगा, 0 टू t, ये क्या हो जाएगा? a t है तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू t, ये कितना हो जाएगा? s, 0 टू s। तो ये क्या आ जाएगा आपका? u t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस s माइनस 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर इक्वल्स टू s। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? मतलब किसी भी टाइम में आप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t सेकेंड, ये हो जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a t स्क्वायर, या वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर s इक्वल्स टू वेक्टर u इनटू टाइम वेक्टर नहीं है, हाफ वेक्टर a इनटू, ये हो जाएगा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t सेकेंड, इन t सेकेंड। ये सब स्टार्टिंग में ही बता दिया, s क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, सब कुछ कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही रहेगा, कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बताऊंगा फिर होमवर्क है, ठीक है? आज के लिए इतना ही।
बाय, टेक केयर। और ये सब तीनों इक्वेशन पहले से भी पढ़े रहे होते हैं, तो ये डेराइव करना कोई ये नहीं, मतलब कोई मीनिंग नहीं है डेराइव करने की, बट कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डेराइव कर रहा हूं मैं इसको। इन सब को आप जो है ग्राफ से भी डेराइव कर सकते हैं, ग्राफ से भी ये सब फॉर्मूला ला सकते हैं। ये सब आपने किया होगा 8th-9th, ग्राफिकल मेथड। होता था ना, डेराइव s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूजिंग ग्राफिकल मेथड। where s u t a have their usual meanings, कुछ ऐसा लिखा होता है। यस यस यस, हाँ चलेगा। अरे सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए बस, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। बाकी तो आप डेरिवेशन नॉर्मली v को अगर v इक्वल्स टू u प्लस at लिख रहे हैं तो अपने को पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम। हाँ बट ये ध्यान होना चाहिए कि वो जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, a क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल बन जाएगा, यहां से स्टार्ट करें। कांस्टेंट में तो ये यूज होता ही है, वेरिएबल में भी यूज होता है, वेरिएबल के लिए ही तो आता है ये। when a is a function of t, when a is a function of x, when a is a function of v, क्वेश्चन तो किया है ना ये सब। डन, बाय बाय, टेक केयर।